मैम जब किसी के साथ कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे एसिड अटैक, तो सबसे पहले उनके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि देखिए कि स्पेशली अगर मैं एसिड अटैक की बात करूँ, एसिड अटैक किसी भी और जेंडर बेस्ड वायलेंस से बहुत अलग है। द होल आइडिया बिहाइंड एसिड अटैक इज़ कि वो मानना नहीं चाहते, वो आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं, वो चेहरा छीनना चाहते जी। हैं। मुझे ये फीलिंग आई कि कोई इतना झेल के अगर लाइफ में एक होप, एक ऑप्टिमिज्म ढूँढ सकता है, तो आई थिंक हम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, बट हम भी कर सकते हैं। एसिड अटैक विक्टिम की मदद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मदद करने जाता है कई बार उनका भी हाथ जल जी, जाता जी। है। सोशल मीडिया पे भर-भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होगा या साइकोलॉजी की ट्रेनिंग इनकम्प्लीट होगी, और वो प्रैक्टिकली हर सिंपल बिहेवियर को एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बता के जी। पेश करते हैं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट रो एंड रियल में। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ट्रॉमा, जेंडर वायलेंस और मेंटल हेल्थ पे काम करके सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी मित्तल मैम। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने साइकोलॉजी को अपना करियर क्यों चूज़ किया? क्या इसके पीछे कोई कहानी थी या कोई इंस्पिरेशन? हाँ, सच बताऊँ तो कोई इंस्पिरेशन तो नहीं है। उस टाइम स्कूल में जब इलेक्टिव्स की बारी आई कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो ऑप्शन था हिंदी, मैथ्स और साइकोलॉजी में। अनफॉर्च्युनेटली उस टाइम पे सोसाइटी में ये धारणा थी कि हिंदी में बहुत ज़्यादा करियर नहीं बना सकते आप, और मैथ्स में मैं बहुत बुरी थी। मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए थर्ड ऑप्शन ही बेटर है, साइकोलॉजी। तो उस टाइम तो कोई इंस्पिरेशनल वो नहीं था, बट लेटर ऑन मैंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स और पीएचडी मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अच्छा। किया। लेकिन हाँ, जब मैंने पीएचडी का टॉपिक डिसाइड किया कि मैं ट्रॉमा पे और जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम करना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं फिर भी कह सकती हूँ कि एक पर्सनल स्टोरी या कुछ इंस्पिरेशन थी, जो कि सबसे पहली चीज़ थी निर्भया का जो निर्भया कांड कांड जो था। हुआ था। क्योंकि उस टाइम हम लोग अकेले रहते थे, जी। बनारस में रहते थे, और अनफॉर्च्युनेटली बनारस में उस टाइम ईव टीज़िंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी। थी। और वहाँ के जो खुद के लोकलाइट्स थे बनारस के, वो अक्सर इस बात को मानते नहीं थे। उनको कहना था कि नहीं, बड़े शहरों की लड़कियाँ आके माहौल ख़राब कर रही हैं या वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती थी कि मैं अगर जीन्स पहन के बाहर जा रही हूँ और कोई मुझे छेड़ दे, तो ये सही नहीं है, और अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, तो मुझे गलत बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मेरी रिसर्च वहाँ से, उस आइडिया से शुरू हुई थी कि मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम करना है। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब पीएचडी मैंने 2013 में जब एनरोल किया था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम पे पहली बार 2014 में एसिड अटैक का डेटा जो है, वो कलेक्ट किया गया था। उससे पहले जी। कभी किया नहीं गया था। जी। और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया था, जी। जिसमें पहली बार एसिड अटैक पे एक सेपरेट लॉ बनाया हाँ गया जी। था। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है जिस पे मुझे काम करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में। मैम आपका काम बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉपिक से जुड़ा होता है, जैसे एसिड अटैक्स, ट्रॉमास, तो इन सब में आप खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखती हैं? जब मैं पहली बार गई थी एक विक्टिम को इंटरव्यू करने, एंड एसिड अटैक विक्टिम थी वो, और मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था मैं जाऊंगी, मैं इंटरव्यू तो ले लूंगी, बट मैं वापस आऊंगी, मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही होंगी, मैं शायद रोने लग जाऊंगी। लेकिन जब मैं वापस आई, मैं स्माइल कर रही थी, एंड आई फेल्ट एम्पावर्ड आफ्टर दैट इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आई कि कोई इतना झेल के अगर लाइफ में एक होप, एक ऑप्टिमिज्म ढूँढ सकता है, तो आई थिंक हम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, बट हम भी कर सकते हैं। जी। तो वो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ आई फिर कि आप चीज़ों से डिटैचमेंट भी डेवलप करते हो, आप कंपार्टमेंटलाइज़ करते हो जी। कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सोशल लाइफ है। जी। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में नहीं सीखते। हाँ जी। कई बार होता था कि आपने कोई इंटरव्यू लिया और बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा अगर मतलब ट्रैजिक स्टोरी है, तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगता है उनके लिए, जी। और वो चीज़ आपके साथ रहती है, आपको डर भी लगता है।
लेकिन आप धीरे-धीरे सीखते हैं कि आपको एक डिटैचमेंट भी लेके आना है। जैसे जी। एक केस था जहाँ पे मैं उससे बात कर रही थी, उस महिला से काफ़ी 2-3 दिन तक बात हुई, उनसे इंटरैक्शन हुआ एंड वो वापस घर गईं। जब वो वापस आ रही थी, उनको ज़बरदस्ती एसिड पिला दिया गया एंड उनको क्योंकि थ्रेट्स आ रहे थे ऑलरेडी जहाँ वो जिस कैफ़े में वो काम कर रही थी। तो मुझे ना डर लगने लगा कि मैं डेली रेगुलरली वहाँ पे अक्सर जाती हूँ इंटरव्यू करने, व्हाट इफ़ मुझे भी विक्टिमाइज़ कर दें? बट धीरे-धीरे आप सीखते हो कि आप कैसे खुद को डिटैच करोगे, कैसे आप कंपार्टमेंटलाइज़ करोगे। तो वो एक ऐसी स्किल है जो ओवरनाइट तो नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम डेवलप आ होती जाती है। है। मैम, जब किसी के साथ कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे एसिड अटैक, तो सबसे पहले उनके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि देखिए कि स्पेशली अगर मैं एसिड अटैक की बात करूँ, एसिड अटैक किसी भी और जेंडर बेस्ड वायलेंस से बहुत अलग है। क्योंकि जैसे मैंने रेप विक्टिम्स को भी इंटरव्यू किया है, मैंने ये देखा था कि अक्सर रेप विक्टिम्स क्या करते हैं, वो जिस जगह इंसिडेंट हुआ या जहाँ वो पहले रहते थे, जी। वो वहाँ से दूसरी जगह Move मूव कर कर जाते जाते हैं। हैं। उनको लगता है कि हाँ, लोग पहचानेंगे नहीं, मेरे को एक फ्रेश स्टार्ट करने का जी। मौका मिलेगा। एसिड अटैक विक्टिम के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है क्योंकि उनके खुद के स्कार्स, उनका खुद का चेहरा रिमाइंडर होता है जी। कि उनके साथ क्या क्या हुआ। हुआ? तो उनके लिए सबसे पहला डिफ़िकल्टी तो वो फ़िज़िकल पेन है, जी। क्योंकि वो फ़िज़िकल पेन भी किसी भी और तरीके के पेन से बहुत अलग जी। है ना? तो पहली चीज़ तो ये है कि आई डोंट थिंक कि वो किसी भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो सबसे पहले उस फ़िज़िकल पेन के बारे में सोचते हैं जो वो एक्सपीरियंस करता है। और दूसरा ये होता है कि कहीं न कहीं स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो सोसाइटी में उनकी वैल्यू अक्सर इससे नापी जाती है कि वो दिखती कैसी हैं। सही बात है। तो द होल आइडिया बिहाइंड एसिड अटैक इज़ कि वो मानना नहीं चाहते, वो आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं, वो चेहरा छीनना चाहते जी। हैं। तो औरतों को भी कहीं न कहीं वो फीलिंग आती है कि शायद अब मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई है, मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल सकता। वो पहली चीज़ है एंड वो एक सेल्फ ब्लेम जो आता है, जहाँ वो चेहरा ढकती हैं जी। कि लोग मुझे घूरेंगे, देखेंगे, उस गेज़ से जो वो बचना चाहती है, वो पहला मतलब आई थिंक बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है उनका ट्रॉमा जी। का। मैम, इससे एक सवाल आता है सामने हुँ। कि जब किसी के साथ ये हादसा होता है, तो वो ट्रॉमा में जाती हैं हुँ। या जाते हैं जो भी हैं, हुँ। तो उसके बाद उनको रिकवर करने में उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली और सोसाइटी का रोल क्या होता है उसमें? देखिए, सबसे पहला अगर मैं स्पेसिफ़िकली अगर एसिड अटैक में बात करूँ, तो सबसे पहला उनको टैंजिबल सपोर्ट चाहिए। जब मैं टैंजिबल सपोर्ट की बात करूँ, तो वो ये सपोर्ट है कि उनको हेल्प चाहिए कि जहाँ वो है, जहाँ वो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ से वो हॉस्पिटल पहुँच पाएँ। जी। और एसिड अटैक विक्टिम की मदद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मदद करने जाता है, कई बार उनका भी हाथ जल जी। जाता है। जी। और लोगों को पता नहीं है कि एसिड न्यूट्रलाइज़ कैसे करें। जब तक वो बॉडी में है, स्किन पे है, वो पेनिट्रेट करता रहेगा। जी। तो पानी लगातार डालना, उसको न्यूट्रलाइज़ करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो टैंजिबल सपोर्ट का फ़ेज़ है जो इमीडिएट आफ्टर इफ मैथ में उनको चाहिए होता है। जी। उसके बाद दूसरा ये चाहिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हम एकदम आउटकास्ट हो गए, हमारा चेहरा छीन लिया गया, हम अब अच्छे नहीं दिखते। तो कहीं न कहीं अब उनको सपोर्ट चाहिए एक्सेप्टेंस के फॉर्म में। जी। पहला एक्सेप्टेंस आना चाहिए फैमिलीज़ से। अनफॉर्च्युनेटली ऐसे केसेज़ रहे हैं जहाँ फैमिलीज़ ने उन्हें डिसोन किया है। जी। और दूसरा एक्सेप्टेंस आना चाहिए कम्युनिटी के लेवल पे, जी। जहाँ लोगों से, क्योंकि कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स का ये कहना है कि या तो हमसे ओवरली एम्पैथाइज़ किया जाता है कि हाय बेचारे आपके साथ ये हो गया, या बिल्कुल ही उन्हें एलियनेट कर दिया जाता है, घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाय इनके साथ मतलब कैसा हो एक्सेप्ट गया, नहीं करते चेहरा हैं। कैसा हो गया। और वो बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशंस चाहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जो उनकी शायद अटैक से पहले थी, जी। वो उसी तरीके के इंटरैक्शंस आज भी क्रेव करते हैं। मैम, आपके हिसाब से अभी भी लोगों के बीच मेंटल हेल्थ को लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं अपने बचपन से या पुराने ज़माने से अगर कंपेयर करूँ, तो डेफ़िनेटली मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ गई है जी। लोगों में। जी। और स्पेशली कोविड के बाद बहुत लोगों को समझ आई कि जब लोग आइसोलेटेड थे, हाँ जी। तो कहीं न कहीं सोशल एंग्ज़ायटी बढ़ी, प्रॉब्लम्स बढ़ी। गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम हेल्पलाइन्स लॉन्च करेंगे, जी। टेली सर्विसेज़ लॉन्च हुई। लेकिन एक इसका जो नेगेटिव आउटकम है और जो एक सबसे बड़ा मिथ बन गया है कि अब लोग जो हैं, जो मेंटल हेल्थ के टर्म्स हैं ना, उसे जी। बहुत लूज़ली यूज़ करते हैं। हाँ जी। सैडनेस को डिप्रेशन का नाम डिप्रेशन दे का दिया नाम दे जाता दिया है, जाता है। नर्वसनेस को एंग्ज़ायटी का नाम जी। दे दिया जाता है, डिसिप्लिन को, क्लेanलीनेस को ओसीडी का नाम दे दिया जाता है।
सोशल मीडिया पे भर-भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होगा या साइकोलॉजी की ट्रेनिंग इनकम्प्लीट होगी और वो प्रैक्टिकली हर सिंपल बिहेवियर को एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बता के जी। पेश करते हैं। हाँ जी। तो आई थिंक उसकी वजह से क्या हो गया और दूसरा क्योंकि इंटरनेट पे एक्सेस इतना ज़्यादा है लोगों का कि हर कोई सेल्फ डायग्नोसिस कर रहा है। जी। और इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी सिम्टम डालिए, अगर आप सर दर्द का भी सिम्टम डालेंगे वो कैंसर बताएगा। जी। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ भी है। आप सिम्पटम डालिए, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी या वो एक फेज़िक प्रॉब्लम होगी, बट इंटरनेट आपको बताएगा कि हाँ, हो सकता है आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है, हो जी। सकता है आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और लोग वो पर्सनल डायग्नोसिस खुद करके बिना प्रोफेशनल हेल्प के सामने आते हैं और खुद ही को लेबल कर लेते हैं। वो मेंटल हेल्थ एनहांस करने की जगह उसको फर्दर डिटीरियरेट करता है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे। मैम आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है। जी। क्या आपको लगता है इसका कोई एंड है या कोई सॉल्यूशन जिससे ठीक हो सके? देखिए किसी भी क्राइम की बात करें, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या वायलेंस अगेंस्ट मेन हो, वो सेंचुरीज से या आई थिंक समय के इंसेप्शन से ही चलता आ जी। रहा है और किसी भी क्राइम के एक से ज़्यादा वजह होती हैं। तो पूरी तरह से शायद ख़त्म करना पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये है कि आप उन चीज़ों को कम कर सकते हो और उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो वही है कि आप उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस लाओ, बट जब हम कॉन्सिक्वेंसेस या लॉ की बात करते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादातर होता है कि अब आप पनिश कैसे कर रहे हो। जी। क्राइम तो हो गया है, बट आप उसे पनिश कैसे कर रहे हो और आगे वाले क्राइम ना हो उसके लिए एक एग्जाम्पल कैसे सेट कर रहे हो। जी। लेकिन एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि सोसाइटल लेवल पे क्या वो वजह है जिसकी वजह से क्राइम्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एसिड अटैक की बात करूँ, मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए, बहुत अनफॉर्चुनेट है बट बहुत डीप रूटेड पेट्रियार्की एक वजह है बहुत सारे एसिड अटैक्स के पीछे, कि किसी ने बोल दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती तो पति ने आके उनके प्राइवेट पार्ट्स पे एसिड डाल दिया। किसी ने बोला कि मैं अभी भी काम करना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, किसी ने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो वो एक है कि हाउ कैन यू रिजेक्ट अ मैन, हाउ कैन यू नॉट बी सबसर्विएंट टू मी, तो जिसकी वजह से क्राइम्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी रिसेंट केस हम जो लें जिसमें पूरा फेमिनिज्म को ही क्वेश्चन किया जा रहा है और 4 केसेस के नाम पे पूरी जेंडर को वो किया जा रहा है कि हाँ, सारी लड़कियां अब क्राइम ही कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी समझना ज़रूरी है कि शायद उसके पीछे भी एक वजह ये है कि जब रिलेशनशिप के लेबल्स से निकलना इतना टफ हो, चाहे वो शादी का हो या डिवोर्स का हो, तो लोगों को ये आसान लगने लगता है कि शायद मैं मार के अगर बच जाऊं, किसी तरह मैं छुपा जाऊं, शायद वो ज़्यादा आसान होगा जी। एज कम्पेयर टू कि मैं उस रिलेशनशिप में रहता रहूं या एक डिवोर्स के स्टिग्मा के साथ मैं रहूं। जी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उसको समझना ज़रूरी है। जब हम उस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। मैम आप विक्टिम्स के साथ डील करती हैं, जी। उनको संभालती हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर में आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला चैलेंज तो यही है कि सबसे पहले अगर मैं एज अ रिसर्चर बात करूं, जी। तो पहला चैलेंज तो होता है कि आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप उस प्रोसेस को समझ पाएँ कि वो जी। क्या फ़ील कर रहे हैं और आप उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं। बट अक्सर स्पेशली जब आप जेंडर बेस्ड वायलेंस, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस इन सब की बात करते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये स्टिग्मा है और मैं मेरे बारे में बात होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो रैपो फॉर्म करना, वो ट्रस्ट स्टैब्लिश करना, जी। वो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। एंड दूसरा चैलेंजिंग टास्क होता है कि थ्रू आउट इंटरव्यू आपको बहुत ध्यान रखना है, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, आप कुछ भी ऐसा ना बोल दें जो उनका ट्रॉमा फर्दर ट्रिगर कर जाए। हाँ। हाँ, उनका जी। वो दोबारा से वो ट्रॉमा उनको रिलिव नहीं कराना है, आपको वो एलिविएट कराने हैं उसके जी। सिम्पटम्स। तो वो ध्यान रखना और कॉन्स्टेंटली वो स्किल प्रैक्टिस करना, आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग है बट बहुत ज़रूरी भी है। मैम आपने अपने आप को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। जी। आपको वहाँ पे जाके क्या कुछ नया सीखने को मिला? हाँ, पहली बार जब मैं बाहर गई थी वो मैं लंदन गई थी और वो पहली ट्रिप थी जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो एज़ अ वुमन वो मेरे लिए बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही थी। एंड पहली बार जब स्टेप आउट किया तो पर्सनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा था। प्रोफेशनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो
बहुत क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर मिला, आपको दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चला और उससे बहुत सी अंडरस्टैंडिंग और आई कि क्या बिहेवियर जो कि इंडिया में शायद बहुत नॉर्मल होगा, बहुत एक्सेप्टेड होगा, वो दूसरी कंट्री में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहाँ के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स यहाँ बहुत नॉर्मल हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे तिब्बतन माइग्रेंट्स पे भी हम लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अक्सर वेस्ट में बोला जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल रेफ्यूजी कम्युनिटी। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्रॉमा की बात करते हैं, ट्रॉमा हर इंडिविजुअल में अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। जी। वो कल्चर बहुत डिफरेंट है, उनके कोपिंग मैकेनिज़्म्स बहुत डिफरेंट हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस करते हैं, बट क्या उनका ट्रॉमा नहीं है? क्या उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं? उसका सिर्फ मैनिफेस्टेशन अलग है। यूएस में जब लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, वो ज़्यादातर इमोशनल रूट्स की बात करते हैं कि मेरे इमोशनल रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है। जी। लेकिन जब आप एशियन कंट्रीज़ में आएँगे, बीट तिब्बत, बीट इंडिया, तो वो ज़्यादातर ना फिज़िकल सिम्पटम्स की बात करेंगे। आप घर में अक्सर देखेंगी जितनी बूढ़ी औरतें हैं, माएँ हैं, सासें हैं, वो कई बार कंप्लेन करती है कि अरे मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो उस पे बात नहीं करते हैं, वो इमोशनल प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते हैं, वो उसके फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस पे बात करते हैं, बट दोज़ आर एक्चुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो वो जो क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे इंटरैक्शन में, सिम्पटम्स के मैनिफेस्टेशन में, वो लर्निंग मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी एंड वो आगे की रिसर्च में मैं उस चीज़ को ध्यान रखती हूँ। मैम आजकल का जो यूथ है, ये सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। जी। तो इसका इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उनके ऊपर नेगेटिवली पड़ रहा है या पॉजिटिवली? दोनों चीज़ का है। देखिए, सोशल मीडिया की वजह से आज लोग पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं, एक्सपोज़र मिल रहा है। इंडिया में फॉर इंस्टेंस 1 लाख लोग पे, अगर मैं अप्रॉक्सिमेट फ़िगर आपको बताऊँ, 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ़ 0.7 साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी एक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है 1 लाख लोगों के लिए। जी। लेकिन इंटरनेट की वजह से दूर बैठे इंसान को भी एक एक्सेस है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल से बात कर सकता है। जी। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कोविड के टाइम पे लोग अकेले थे, बट बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया लोग कनेक्टेड थे, तो एक सपोर्ट भी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखें, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। मैं इंटरनेट पे किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को देख के इंस्पायर भी हो सकती हूँ जी। और उसी को देख के मैं डिमोटिवेट भी हो सकती हूँ कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है और मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड अटेंशन स्पैन, क्योंकि अब वो रील्स आ गए हैं एंड कॉन्स्टेंटली लोग घंटों घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो जो इफ़ेक्ट है, स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट है, जो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन हम डेवलप कर लेते हैं दूसरों के साथ, उसकी वजह से डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो वो एक बैलेंस बनाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मैम आपको सिंगिंग और राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। जी, जी, जी। तो क्या ये आपके काम में आपको हेल्प करता है, अपने आप को शांत रखने में या मेंटली स्टेबल रखने में? राइटिंग मोस्टली मैं एकेडमिक राइटिंग करती हूँ, तो वो जी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक वो कंप्लीट करने के बाद एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, अचीवमेंट आता है। जी। और जहाँ तक गाने की बात है, गाना मैं शायद बचपन से गाती थी। घर में मेरे कज़िन्स गाते थे कुछ, मेरी मामी बहुत अच्छा गाती थी। तो उनके एक्सपोज़र से वो चीज़ें सीख ली एंड इनिशियली मैंने उसे कभी एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं देखा, बट हाँ, जैसे-जैसे हम मैच्योर हुए, बड़े हुए, काम का नेचर बदला, तो देन आई रियलाइज़्ड कि दिस इज़ नॉट ओनली समथिंग दैट आई एन्जॉय बट इट इज़ ऑल्सो कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर मी। तो जब मैं परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ तो थोड़े दिन गाना सुन लेती हूँ और जब मेरा मूड अच्छा हो जाता है उसके बाद कभी-कभार थोड़ा बहुत गा लेती तो मैम आपको सिंगिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो हमारे ऑडियंस के लिए कुछ 2 लाइन्स प्लीज़ आप गा सकते हैं? हाँ, ओके। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ-कहाँ ढूँढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फ़िक्र धुंधला गई, देख मेरी नज़र आ जाना। मैम बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था आपसे वो ये था जी। कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट ना होते तो आप क्या करते? लेकिन उसका जवाब शायद मैं आपको देना चाहता हूँ एक बार। हाँ जी, आप ज़रूर। सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं मैम। आप थैंक सिंगर यू। ही बनते। वैसे मैं बचपन से मैंने बहुत चीज़ें सोची थी। मैंने एक टाइम पे सोचा था मैं डिटेक्टिव बनूँगी क्योंकि मुझे शर्लॉक होम्स की स्टोरीज़ बहुत पसंद थी और मैं बहुत मेक बिलीव गेम्स भी खेलती थी उस तरह के।
फिर एक टाइम था जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि मुझे इजिप्ट के पिरामिड्स में बहुत शौक था, तो मेरे बहुत ही अनकन्वेंशनल आइडियाज़ रहे थे उस बारे में। बट हाँ, मतलब ऑल्टरनेटिव मेरा हमेशा सिंगिंग का रहा था, बट एक था ना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हाँ ये मेरा करियर होगा, तो वो बहुत चेंज हुआ, डिटेक्टिव, आर्कियोलॉजिस्ट, ओशनोग्राफर एंड फाइनली साइकोलॉजिस्ट। मैम आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी शरारत है जो आज तक आपके पापा को नहीं पता? ऑनेस्टली मैं बहुत शरारती बच्ची नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ मेरे पापा मुझसे ज़्यादा शरारती रहे हैं बड़े होने पे। मुझे एक इंसिडेंट जो याद आ रहा है कि घर में शादी थी एंड काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे एंड किसी ने मुझे बोला कि ज़रा साड़ी प्रेस करने में हेल्प कर दो, और मुझसे गलती से वो साड़ी थोड़ी सी जल गई, और मैं तो चुपचाप उसे तह करके साइड में रख दिया। फिर मैंने देखा कि पापा ने नोटिस कर लिया है और पापा भी चुपचाप वहाँ से निकल गए कि ठीक है तुम भी बच जाओ मैं भी बच जाऊँ, तो हुआ नहीं। बट ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ मैंने एक्चुअली कोई शरारत की हो। मैं बहुत शांत किस्म की बच्ची रही हूँ हमेशा, तो वैसी कोई शरारत नहीं की है जो मैंने घर में कभी बताई ना हो, या मैं पकड़ी नहीं गई हूँ और पिटी नहीं हूँ उसके बाद, तो जनरली ऐसा कुछ नहीं है। मैम बेसिकली आजकल जो ट्रॉमा है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है नॉन पीपल्स के लिए, हाँ जी। तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बार हमारे ऑडियंस के लिए कुछ 2 लाइन हो जाएँ। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन मेंटल हेल्थ टर्म्स को बहुत कैजुअली मत यूज़ करिए। इसमें डिफ़रेंस क्या है वो ज़रूर समझिए कि सैडनेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ क्या है और एक डिसऑर्डर क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे कि आपको डिसऑर्डर है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो हेल्प सीक करिए अपनी फैमिली से, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए। इंटरनेट के सहारे अपना सेल्फ डायग्नोसिस करके गलत डायग्नोसिस करेंगे, गलत ट्रीटमेंट करेंगे, उससे बेटर है आप एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। थैंक यू मैम, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जी, आई थैंक होप यू। आपको भी अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक फॉर यू। जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ डॉक्टर शालिनी मित्तल, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कई लोगों की मदद करी है। क्या आपके आसपास भी कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है? अगर हाँ, तो आप उसके साथ रहिए, उसका सपोर्ट बनिए और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।